हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश शर्मा। मैंने जो CGL 17 क्रैक किया है और उसमें जो मेरी रैंक थी वो थी 2325। और साथ ही साथ मैंने CGL 18 भी दिया था और उसमें मेरी जो रैंक बनी थी वो थी 328। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा 2017 और 2018 थ्रू आउट द दोनों एग्ज़ाम कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, सब बातें। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं और जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ उसी के बाद में ही मैंने SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जब कॉलेज पास आउट हुआ तभी मुझे पता लगा कि ये SSC क्या एग्ज़ाम करवाती है, एग्ज़ाम करवाने का क्या तरीका है, और CGL भी इनमें से एक एग्ज़ाम है। तो CGL की तैयारी करने के लिए पहले मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न का पता किया कि एग्ज़ाम में किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। तो एग्ज़ाम में प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव और CPT 4 ईयर्स होते हैं। तो उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में तो कोचिंग तो चल ही रही थी, साथ ही साथ मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी कर ही रहा था। तो इसमें आपको पता है प्रीलिम्स के अंदर 4 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली: रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK। तो इनका मेरे पास क्या मटेरियल था, मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की, मेरी बुक लिस्ट क्या थी, और रेफरेंस बुक्स अगर मैंने जो यूज़ की थी वो क्या क्या थी। तो बात करते हैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे अपना है जैसे रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर आप अगर मैंने जो किया था वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही किया था, यानी कि SSC की जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं को सॉल्व किया था। उसके अलावा कोई भी बुक्स मैंने सॉल्व नहीं की थी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स हो जाता है तो वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था मैथ्स। मैथ्स में जो मैंने पहले तो अपना इंटायर सिलेबस जो था मैथ्स का उसको कवर किया, उसका मतलब अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और इसके अलावा मैंने जो बुक्स थी यानी प्रीवियस ईयर पब्लिकेशन की, मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक थी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, तो उसी में से मैंने सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व किए थे, वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस मैथ हो। क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं था तो मैथ्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट रहा था मेरे लिए। और उसी की बात करें तो फिर अदर रेफरेंस बुक में मेरे पास राकेश यादव सर की क्लासरूम नोट्स भी थे। एक दो टॉपिक जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री था, उनके लिए मैंने अदर इंटरनेट के जो सोर्सेज थे, ऑनलाइन सोर्सेज, उनका भी सहारा लिया था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक थी मेरे पास MB पब्लिकेशन की, तो उसी में से मैंने थोरोली उसको रीड किया था। उसको मैंने 3-4-5 बार अच्छे से किया था। और उसके बाद में वोकैब के लिए और अदर ग्रामर के लिए भी मैंने SP बख्शी सर की बुक और RS अग्रवाल की बुक को भी रीड किया था, फॉलो किया था दोनों बुकों को। और इन्हीं में से मैंने ये क्लोज टेस्ट RC वगैरह सभी इन्हीं में से किया था। अब लास्ट में आता है, लास्ट में जो पार्ट आता है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट कह सकते हैं आप GK को। GK मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि GK कैसे आपके खेल को बिगाड़ सकता है या बना सकता है। तो GK की बात करें तो मेरा GK में स्कोर था वो अच्छा रहा था, और GK इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, और उस टाइम भी और अभी भी है। तो उसमें क्या हुआ था, GK में मैंने क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की थी। उसके लिए मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे वो तो किया ही किया, साथ में साथ लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक थी उसको भी फॉलो किया था जैसे। और उसके बाद में मैंने खुद से भी नोट्स बनाए थे, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से या फिर क्लासरूम नोट्स थे हमारे तो कोचिंग के, उसमें से भी मैंने GK को फॉलो किया था। और अब बात कर लेते करंट अफेयर्स की, यानी कि GS में अभी करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का ही सहारा लिया था, मैंने अलग से कोई बुक परचेज नहीं की थी करंट अफेयर्स के लिए। जैसे बात करूं तो मैं मंथली GK की जो PDF आया करती थी, कोई भी ऑनलाइन सोर्स से मैं उसको ले लिया करता था, रीड कर लिया करता था। और मंथली करता था या 6 मंथ में कर लिया करता था, 1 मंथ की और लास्ट में 6 मंथ की। जब एग्ज़ाम टाइम होता था तब एक साथ में सभी को रीड कर लेता था। अब हम बात करते हैं स्टडी आवर्स की, यानी कि कितने घंटे स्टडी करनी पड़ती है CGL की तैयारी के लिए, और मैंने कितने घंटे स्टडी की थे। अपार्ट फ्रॉम माई कोचिंग आवर्स, यानी कि कोचिंग आवर्स के अलावा जो मेरी सब्जेक्ट जो स्टडी का टाइम रहता था वो रहता था 4 से 6 घंटे मोस्टली, और कभी कभी 6 से 8 घंटे
ये कोई भी फिक्स नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है या यही करना है, ये सब फ्लेक्सिबल था कि आज ये पढ़ना है। पर जो मेरा प्लान था कि वीकली प्लान था या डेली प्लान था, तो उसको मेरे को कंप्लीट करना होता था। और आप अपनी स्टडी को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी या 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको स्टडी को, आपका जो टाइम है वो आपकी स्टडी को डेडिकेट करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी बुक लिस्ट की थी वो ये थी कि मैंने ज़्यादा बुक्स को फॉलो नहीं किया था। मेरे पास जो सोर्सेज थे या जो बुक्स थी, मैंने मल्टीपल टाइम उन्हीं बुक्स को रीड किया था। और ये बेटर रहता है कि आप एक दो बुक को मल्टीपल टाइम्स करें रेदर देन कि आप मल्टीपल बुक को एक दो टाइम कर रहे हैं। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले मैंने एटलीस्ट 100 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। 100 मॉक टेस्ट की बात करें तो इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे और क्या इससे आपको बेनिफिट होता है या एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो कितने लगाना चाहता है। जिसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है वो कम लगाता है मॉक टेस्ट, जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, एवरेज है, वो थोड़ी मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाता है। तो मॉक टेस्ट लगाने का मुझे ये फ़ायदा मिला कि एक तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे पूरा अच्छे से क्लियर हो गया था, क्योंकि हमारे पास 60 ही मिनट होते हैं, क्वेश्चन 100 होते हैं, तो उसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है पूरा का पूरा कि इतने क्वेश्चन मुझे इतने मिनट में करने हैं। उसी हिसाब से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इतने क्वेश्चन मेरे इतने मिनट में हो रहे हैं, लास्ट में मेरे पास 5 या 7 या 8 मिनट जो भी बच रहा है उसको मैं दोबारा से जो भी क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको अटेम्प्ट कर सकता हूँ दोबारा से। दूसरा मुझे बेनिफिट ये हुआ मॉक टेस्ट लगाने का कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मिल गया था कि मुझे पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। जैसा कि आपको पता है प्री के अंदर हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। तो ये हर बंदे का या हर एस्पिरेंट का अलग अलग स्ट्रेटजी रहता है कि उसको पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, फिर कौन सा अटेम्प्ट करना है, लास्ट में कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए फ़र्स्ट जो मैं स्टार्ट करता था एग्ज़ाम रीजनिंग से स्टार्ट करता था, उसके बाद में मैथ्स, देन इंग्लिश और लास्ट में जीके। अब हम बात कर ले 2017 प्री की। तो 2017 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, तब तक मेरा मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मैथ्स की और इंग्लिश की दोनों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जिससे कि क्या हुआ कि मेरा जो मार्क्स था वो काफ़ी कम रह गए थे प्री के। तो ऐसे में जो मेरे लिए क्रूशियल रोल था वो निभाया था जीके ने। मेरा जीके थोड़ा सा उस टाइम तक अच्छा हो गया था, तो जीके में मैंने 30+ स्कोर किए थे। अगर मेरा मार्क्स जीके में उतना नहीं होता तो शायद मैं कट ऑफ भी क्रॉस नहीं कर पाता और 2017 में मेरा रिजल्ट भी ना हुआ होता। फिर प्री में मेरा स्कोर काफ़ी कम रह गया था, तब मेरे पास यही ऑप्शन था कि मेंस में अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ द रेस। तो फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स और इंग्लिश। अब मेंस में ये अच्छा रह जाता है कि आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, मैथ्स और इंग्लिश। आपको प्री में जैसे चारों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देना पड़ता है, तो मेंस के लिए आपके लिए ऐसा नहीं है, आपके पास 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों में टाइम को इक्वली आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो फिर मेंस की मेरी मैथ्स की और इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन होगी, कारण रहा कि एसएससी ने बार बार टाइम को एक्सटेंड किया था कि मतलब एग्ज़ाम होने वाला है तभी टाइम को एक्सटेंड कर दिया, जिस टाइम का मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया था कि जो भी एडिशनल टाइम मिला था 2 महीने का या जो भी टाइम था उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया था मैथ्स और इंग्लिश को अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से सॉलिड करने के लिए। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन था दिमाग में कि अगर 2017 में नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरा मैथ्स और इंग्लिश तो इतना सॉलिड तो हो ही जाएगा कि 2018 के टाइम में मेरे को काम आएगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिर 2017 के मेंस में जो मेरे मार्क्स अच्छे थे, पेपर काफ़ी अच्छा आया था, तो उससे जो ओवरऑल मेरा स्कोर रहा था 340 रहा था आउट ऑफ 400 मेंस का स्कोर। तो ये जो स्कोर था ये काफ़ी अच्छा था उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, जिससे कि क्या हुआ कि मेरा रिज़ल्ट भी बना और रैंक भी बन गई। अब हम बात कर लेते 2018 प्रीलिम्स की। तो 2018 प्रीलिम्स में और 2017 प्रीलिम्स में जो मैंने मिस्टेक की थी 2017 प्रीलिम्स में, वो मिस्टेक मैं दोबारा से नहीं करना चाहता था 2018 के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं मेरी मिस्टेक्स क्या क्या रही थी। 2017 के अंदर जो मेरी मिस्टेक रही थी वो मेजर मिस्टेक यही थी कि मैंने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया था प्रीलिम्स को।
दूसरा, मैंने सभी सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज नहीं दिया था। मुझे लगता था कि इस सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, इसको थोड़ा कम भी पढ़ लूँगा तो भी चल जाएगा। और तीसरा जो मिस्टेक रहा था कि मैंने मेजरली फोकस किया था सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे तब तक। और बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो वो भी मैंने अच्छे से नहीं किया था, सिर्फ 1 या 2 बार किया था मैथ्स और इंग्लिश की, तो जिसका मुझे काफ़ी लॉस हुआ था मार्क्स का 2017 के अंदर। और 2018 के अंदर मैंने ये मिस्टेक नहीं की, मेरा अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका था, जिससे कि क्या हुआ कि मेरा जो मार्क्स था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में 192 स्कोर रहा था। इस टाइम भी जीके में मेरा अच्छा स्कोर रहा था, 40+ स्कोर आया था जीके के अंदर। मेरे रैंक का जो डिफरेंस रहा था 2017 में और 2018 में, जो मेजर डिफरेंस डाला था वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ने नहीं डाला था। प्रीलिम्स का मेरा स्कोर अप्रोक्सीमेटली लास्ट टाइम 146 थे, इस टाइम 193 के आसपास थे, तो 40+ स्कोर का डिफरेंस था मेरे पास 2018 के अंदर। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस दोनों ही साल में मेरा स्कोर लगभग इक्वल ही था। 340 था 2017 के अंदर और 350 360 के अप्रोक्स था मेरा मेंस के अंदर। तो इस हिसाब से जो ओवरऑल जो 2018 में रैंक बनी वो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक बन गई थी। और अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया के और जो मोबाइल फ़ोन, उस टाइम मैंने मोबाइल फ़ोन का इतना काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैक्सिमम मेरा जो यूजेज रहता था वो 20 to 25 मिनट्स ही रहता था। और यही सही रहता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई ही होनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी ज़रूरी। अगर कुछ वीडियो में छूट गया या आप और कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। गुड बाय।